ओके बेटा, मैं सारी टाइमिंग स्लॉट्स और टेस्ट की सारी डिटेल जो है ना आप लोगों को मैसेज पे भेज दूंगा आपको, सही है? अ डे बिफोर द टेस्ट, या कल दोपहर तक भेज दूंगा या कल रात तक भेज दूंगा, अगर बहुत जल्दी भेजा तो, सही है? चीजें फाइनलाइज कर लो, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को बता दूंगा सब डिटेल, ठीक है? अभी टॉपिक पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। कहने को बहुत बच्चों वाली बात है, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बेसिकली यहीं से शुरू होती है कि एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में क्या फर्क होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखो, एक एनिमल सेल वो है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। एक प्लांट सेल कौन है? सेल वॉल रखने वाला सेल प्लांट सेल कहलाता है। अच्छा, नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्लांट के पास सेल वॉल हो। प्लांट के अलावा फंगस भी सेल वॉल कैरी करते हैं, लेकिन प्लांट सेल वॉल में और फंगल सेल वॉल में फर्क है। क्या फर्क है? प्लांट सेल वॉल वो होता है, प्लांट का सेल वॉल वो होता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ है। फंगस का सेल वॉल वो होता है जो कि काइटिन का बना हुआ है। म्यूरिन या पेप्टाइड और ग्लाइकिन का सेल वॉल बैक्टीरियल सेल के पास होता है। अगर आप सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इज अ मेजर थिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट सेल के पास एक रेगुलर शेप होता है और एनिमल सेल के पास एक इररेगुलर शेप होता है, ठीक है? हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट आता है, इसके अंदर जो आउटर कवरिंग आएगी एनिमल सेल में, दैट्स नॉट अ सेल वॉल। तो फिर क्या है? फिर उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होगी। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होगा दोनों में। सेल मेम्ब्रेन में दोनों में प्रोटीन चैनल्स होंगे। दोनों की सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगी और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोनों में साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए यूज होगा। नाउ दिस इज वन थिंग। इसके बाद फिर आपके पास एक चीज आ जाती है कि भाई वैक्यूल। प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको सैप वैक्यूल कहते हैं, सही है? अगर मैं इस वैक्यूल का नाम यहाँ पे ऐड करूं तो दिस वैक्यूल वुड बी कॉल्ड, ये जो आपके पास बड़ा सा वैक्यूल आ रहा है, ये वैक्यूल आपके पास सैप वैक्यूल कहलाएगा, ठीक है? आई होप कि विजिबल होगा सबको। दिस ओवर हियर, this particular structure is called sap vacuole. ये कट क्यों गया बेचारा? नॉर्मल वैक्यूल में क्या फर्क है? सेल सैप कैरी करने वाला वैक्यूल सैप वैक्यूल कहलाता है, ठीक है? तो भाई ये सेल सैप कैरी कर रहा है ये वाला वैक्यूल, इसलिए हम इसको सैप वैक्यूल कह रहे हैं। एनिमल सेल में सेल सैप नहीं होता, सॉरी। सेल सैप एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें वाटर, मिनरल, आयंस, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद, सही है? ये प्लांट में एक ऐसा मिक्सचर पाया जाता है क्योंकि इनका स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है, इनको ज्यादा चीजें स्टोर करनी होती है, तो इस वजह से ऐसा है। एक एनिमल के लिए आसान है ना, जब उसे प्यास लग रही हो पानी पी लेगा। एक प्लांट अगर उसको पानी की जरूरत हो, पानी अवेलेबल ना हो, तो अपने पास रिजर्व वाटर रखता है, सही है? क्योंकि बेचारा उठ के कहीं जा नहीं सकते ना पानी पीने के लिए, सही है? जो है उसको बेचारे को वहीं पे चाहिए। अब यहाँ पर वैक्यूल यू आर टॉकिंग अबाउट इन प्लांट सेल इज अ लार्ज सेप वैक्यूल। जो वैक्यूल एनिमल सेल में होता है वो छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं। क्या फर्क है इन वैक्यूल्स में जो एनिमल में पाए जाते हैं और जो प्लांट में पाए जाते हैं? एनिमल्स के टेम्परेरी होते हैं वैक्यूल्स, बनेंगे खत्म हो जाएंगे, बनेंगे खत्म। तो क्यों खत्म हो रहे हैं? टेम्परेरी है क्यों? बिकॉज दे कैरी सिक्रीशंस, उनमें सिक्रीशंस होती हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम कर रहा है। लेकिन आप क्लोरोप्लास्ट अगर ऑब्जर्व करें, जो कि फूड फैक्ट्री है, फूड बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि पिगमेंटेड एलिमेंट होता है जिसका काम होता है सनलाइट एब्सॉर्ब करना, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करना, जिसके जरिए से वो फूड बना के देता है, यानी कि प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्लोरोप्लास्ट। That chloroplast is specifically found in plant cell. वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। दिस इज वन थिंग। इसके बाद फिर आपके पास एक और एलिमेंट आ जाता है, वो क्या कि भाई इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में इंटरनली भी कुछ और डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म कहीं पे ज्यादा ग्रैन्युलर मिलेगा, कहीं पे कम ग्रैन्युलर मिलेगा। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स ना होने के बराबर होते हैं। वेसिकल्स दोनों में बनते हैं। वेसिकल छोटे छोटे से बबल्स होते हैं जिनमें सिक्रीशन होते हैं। वैक्यूल की छोटी फॉर्म को वेसिकल कहते हैं, सही है? वैक्यूल की छोटी फॉर्म को, बड़ा होगा तो वैक्यूल होगा, मतलब एनिमल सेल जितना भी बड़ा है वैक्यूल, सही है?
वेसिकल छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उनमें एक एक सेक्रीशन, एक एक एलिमेंट, एक एक यूनिट होगा, एक तरह का सेक्रीशन होगा इसके अंदर, सही है। तो गोल्जी एपरेटस आपके पास वेसिकल्स बना रहे हैं दोनों में, सही है। सेंट्रियोल ये रहा, सेंट्रियोल सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल किसमें हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में। कैसे? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेंट्रियोल अपीयर होगा, वो आपके पास दो अपोजिट पोल पे मूव करेगा और दो अपोजिट पोल पे मूव करने के बाद स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करेगा। स्पिंडल फाइबर धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो कि दोनों पोल से सेंटर की तरफ आएंगे, क्रोमोसोम्स को पकड़ेंगे, क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेंगे, अपोजिट पोल पे मूव करा देंगे, माइटोसिस हो जाएगी। ये सेल डिवीजन है। मियोसिस में भी यूज होता है इसी तरह से, सही है। अब आपके पास अगर सपोज हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो भाई एनिमल सेल में आपके पास सेंट्रियोल मौजूद है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका स्पेसिफिक शेप है, फिक्स शेप है। एनिमल सेल का शेप फिक्स नहीं था, सही है, तो हमें नहीं पता न्यूक्लियस कहां से कहां टूट जाता, क्रोमोसोम कहां से कहां बिखर जाते। दो अपोजिट पोल को डिटरमाइन करने के लिए, दो अपोजिट पोल को जानने के लिए हमने वहां पे सेंट्रियोल का सहारा लिया। प्लांट सेल के अंदर हम सिंपली वर्टेक्स, उसके कोने इस्तेमाल कर लेंगे फॉर द सेम फंक्शन। बोलो। साइटोकाइनेसिस में तो कोई रोल है भी नहीं सेंट्रियोल का। साइटोकाइनेसिस वैसे भी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग होती है। एनिमल सेल जो है वो एक तरह से क्लीवेज फॉर्मेशन करता है, सेल के अंदर इंफ्यूजन बनाता है और दो सेल्स को सेपरेट कर देगा। प्लांट सेल बीच में सेल प्लेट बनाएगा, एक सेल वॉल बनाएगा, फिर दोनों तरफ मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेगा। नहीं होता। There is actually no role of centriole in cytokinesis. सेल का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस होता है, और न्यूक्लियस का डिवाइड होना यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस होता है। ये भी आएगा ना चैप्टर आगे, सही है। तो आपके पास सेंट्रियोल का कोई काम ही नहीं साइटोकाइनेसिस में, तो उससे क्यों कनेक्ट करें? Not getting your point. सेंट्रियोल का क्या काम है साइटोकाइनेसिस? हाँ, they are different. Yes. अच्छा, सेंट्रियोल ना आने से आप ये नहीं सोचे कि स्पिंडल फाइबर नहीं आएगा। उसको स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करने होगा, वो यहाँ कोने से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट कर लेगा, दूसरे कोने से ओरिजिनेट कर लेगा, ठीक है बेटा। स्पिंडल फाइबर क्या होता है पहले तो ये बताओ, है? तो फिर मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे ओरिजिनेट होगा? पहले स्पिंडल फाइबर पढ़ लेना, आएगा भी आगे, सही? क्यों? क्यों? अभी नहीं करना, थोड़ी देर बात करना है। रुक जाओ, तुम लोग इतने जज्बाती क्यों हो गए आज? ज्यादा पढ़ने की नियत करके आए करते, आज मैं कोचिंग जाके बहुत ज्यादा पढ़ के आऊंगी, है? अभी आगे आ रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग आएंगे, सबकी डिटेल पढ़नी है, फिर आ जाएगा। भाई आवाज आ रही है सबको सही? ऑनलाइन वालों को प्लीज मेंशन करो जरा जल्दी से। जी सर आ रही है। कम तो नहीं आ रही? लाउड एंड क्लियर। अली देखो चेक करो यार अपने पास, तुम्हारा कुछ इश्यू होगा फिर। जब इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स आए तो ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज बनी। एक वो जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, बल्कि उनको यूं कह लो कि उनके पास कोई भी ऑर्गेनील ही नहीं था, और दूसरे वो थे जिनके पास तमाम ऑर्गेनील्स मौजूद थे। they were having all the membrane bounded organelles, they were having a true nucleus। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद था उन्हें नाम दिया गया यूकैरियोट्स। Those who were not having a true nucleus, those who were not having any membrane bounded organelle,
they were called prokaryotes. And when we talk about prokaryotes, we have the example of bacterial cell. For eukaryotes, we have that animal and plant cell back again. The prokaryotes, the bacterial cells, are those organisms which carry true nucleus because they have all the membrane bounded organelles present. Eukaryotes are those who have true nucleus. प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये ट्रू न्यूक्लियस का और फॉल्स न्यूक्लियस का क्या फर्क है? एक मिनट देना बच्चा। हेलो, हाँ फोन किया था। अभी नहीं बोल सकता मैं, अभी क्लास में इस वक्त तुमको भी बोल रहा हूँ। हाँ कर। अच्छा जी, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है उनको कह रहे हैं यूकैरियोट। यू का मतलब क्या होता है पता है? ये जो टर्म आ रही है ना आपके पास यू, बच्चों इस यू का पर्टिकुलरली इस यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोट की जो टर्म आ रही है ना, ये कैरियोट की टर्म निकली है कैरियन से, सही है? और कैरियन से निकलने वाली ये टर्म का मतलब होता है, ये कोई ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पूरी कहानी न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रही है। अब न्यूक्लियस का ट्रू होना और फॉल्स होने में सिर्फ मेम्ब्रेन का फर्क, एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है दैट इज द ट्रू न्यूक्लियस। जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, अब जाहिर सी बात है उसके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा सेपरेटली, उसके पास न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं होगी, स्कैटर्ड होगा उसका सारा जेनेटिकल मटेरियल सेंटर में कहीं, सही है? तो वो आपके पास कहलाएगा प्रोकैरियोट। प्रो मतलब क्या है? प्रो का मतलब है अर्ली। अर्ली क्यों कह रहे हैं इसको? प्रो का मतलब क्या आ रहा है? प्रो का मतलब आ रहा है अर्ली। अर्ली का मतलब यहाँ पर एक्चुअली है, एग्जैक्टली है अनडेवलप्ड। तो एक बैक्टीरियल सेल क्या होता है? एक बैक्टीरियल सेल अनडेवलप्ड न्यूक्लियस रखता है और खुद भी अनडेवलप्ड सेल है। वो बैक्टीरियल सेल ही पूरा अनडेवलप्ड सेल होता है। क्यों? उसके पास ऑर्गेनेल्स ही नहीं डेवलप हुए ना प्रॉपर, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। क्योंकि आपके पास यूकैरियोट्स में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स से एक चीज जो कि समझनी है वो ये कि इनके जो मेन राइबोसोम्स होते हैं, दे हैव 80s राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, और इसके अलावा इनके पास 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। अब सवाल ये कि 80s और 70s की क्या कहानी है, थोड़ी देर में समझते हैं। पहले ये समझ लो कि इनके पास सिर्फ 70s राइबोसोम, वो जो आपके पास 80s राइबोसोम कैरी कर रहा है वो उसकी मेन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इसकी मेन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोकैरियोट की मेन प्रोटीन सिंथेसिस 70s से हो रही है। फर्क क्या है? एस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? एस का मतलब होता है सेडबर्ग। सेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे यूनिट बनाया गया। ये यूनिट किस चीज का है? ये यूनिट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा है पहले कभी? ओ लेवल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो? एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे उसमें? मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़ा था? एग्जैक्टली। आपके पास जो एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके इमेजिन करो एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कुछ फ्लूइड डाल दिया जिसमें सेल मिक्स है, सही। मिसाल के तौर पे हमने इसमें बहुत सारा टिश्यू निकाला किसी के लिवर सेल का, सही है।
और वो लिवर सेल का विद फ्लूइड उसका जो थोड़ा बहुत सीरम साथ में आएगा वो उस समय उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने उसको एक मशीन में रखा, होमोजेनाइजर मशीन कहलाती है, वॉशिंग मशीन की तरह से चलती है उसमें, तो सही है। उसमें टेस्ट ट्यूब एक कोने में लगी, अब वो तेज तेज स्पिन कर रही है, टेस्ट ट्यूब इज लाइक दिस। जब आप उसको तेज तेज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, जब एक स्पीड में आप उसको तेज तेज घुमाएंगे तो जो उसका सारा लिक्विड पार्ट है वो अलग और सॉलिड अलग होना शुरू होगा। सॉलिड सारा तो एक साथ बाहर नहीं आएगा ना, एक एक करके दो दो, क्योंकि उसमें डिसॉल्व था ना वो, तो जो एक एक करके दो दो करके उसका मटेरियल बाहर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे आ रहा होगा कि भाई इतने रेवोल्यूशंस पर मिनट रखा, इतने आरपीएम रखा तो ये सामान बाहर आया, इतने आरपीएम पे फला फला सामान बाहर आया। तो अब तुम उस आरपीएम को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हो तो एक साइंटिस्ट है सेटबर्ग जिसने इसका अपना यूनिट अपने नाम पे सेट किया हुआ है। सेटबर्ग कहता है कि 70s पे आपके पास वो राइबोसोम बाहर आ जाएगा जो कि 70s स्पीड, वो राइबोसोम बाहर आ जाएगा जो कि बैक्टीरिया के पास होता है, और कह रहे हैं 80s की स्पीड के ऊपर आपके पास यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम बाहर आ जाएगा। यूकैरियोटिक सेल का अपना राइबोसोम 80s का होता है, लेकिन उसके पास 70 भी मौजूद है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में वो अलग से कैरी करता है राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए। सही है भाई। उसने ये बोला कि अब अगर बैक्टीरियल सेल के पास, लेट सपोज बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस नहीं है ट्रू, तो क्या क्रोमैटिन मटेरियल पूरा होगा? हाँ होगा। कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। उसके पास तो एनवेलप है नहीं तो कोई मसला नहीं है, बीच में रख देंगे ऐसे ही। साइटोप्लाज्म में बीच में जो सजा के रख दिया आपने मटेरियल, वो क्या है? वो न्यूक्लियर मटेरियल है, किसका? बैक्टीरिया। क्योंकि डीएनए के बगैर तो जिंदा नहीं रहेगा ना, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है तो क्या वो डीएनए चाहिए ना, असल तो हमने डीएनए तो रख दिया सेंटर में, सही है। इसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए भी होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ। अब ये सारी बातें तुम्हें अगर इंप्लीमेंट करनी है तो हम एक काम करते हैं ना, हम बैक्टीरिया को ही सामने रखते हैं ताकि हमें एक एक स्ट्रक्चर नजर आता जाए जो जो हम समझते जाएंगे। अब देखो भाई, आपके पास इस बैक्टीरियल सेल की कुछ खासियत यही है कि प्रोकैरियोटिक है, इसके पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर क्या होता है भाई? इसके पास जेनेटिकल मटेरियल है, हाँ है। कहाँ है? सेंटर में है। ये आ गया इसका जेनेटिकल मटेरियल। किसकी बात हो रही है बच्चों? किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की। किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो भाई राइबोसोम आ गया। राइबोसोम कौन सा है? 70s राइबोसोम। और क्या आ गया आपके पास? आपके पास एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज पिलार। हॉलो है, पाइप लाइक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या कर रहा है? किस चीज में हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, सही है, पिलार। किस चीज में हेल्प कर रहा है? जेनेटिकल मटेरियल, वही जो आपके पास ये बीच में मौजूद था, जो थोड़ा बहुत भी जो क्रोमोसोम वगैरह था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती। फिर क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। वो क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए देगा दूसरे बैक्टीरिया को, तो जो दूसरा बैक्टीरिया वो पहले वाले बैक्टीरिया के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा, अडेप्टिव हो जाएगा, वो अपनी खसलतें चेंज कर लेगा। या इस पे मैं एक मुहावरा अगर इंप्लीमेंट करूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, इस खरबूजे की वजह से वाला खरबूजा अपना रंग बदल देगा। कैसे हो सकता है ये? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर एक बैक्टीरिया था एरोबिक था, एरोबिक रेस्पिरेशन करता था, दूसरा बैक्टीरिया था उसको मिला आके, उसने बोला मैं तो एनाएरोबिक हूं, मैं तो बगैर ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करता था। उसने बोला ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने अपना डीएनए दे दिया उसको थोड़ा सा, किसके जरिए से? पिलाई के जरिए से। उसने बोला तुम ये डीएनए लेके देखो, इससे प्रोटीन बनाना, इससे जो प्रोटीन बनेगा वो तुम्हारे पास बगैर ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसने किया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो पहले एरोबिक था, अब क्या हो गया? एनाएरोबिक हो गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके एग्जैक्ट या लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। पिलाई के जरिए से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, उसके अंदर बहुत सारे और दूसरे काम या दूसरे कन्वर्जन आती हैं, वो कन्वर्जन समझने के काबिल नहीं है अभी हम, तो हम अपने हिसाब से एक छोटी सी एग्जाम्पल बना रहे हैं। ठीक है, नवीना समझ में आ रहा है? क्या मतलब?
जल्दी बोलो, इतना डगडग क्यों बोल रहे हो? हाँ अभी तो उसकी मर्जी, आ जाए तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसमें कौन सी होगी? इतना क्यों सोचते हो भाई? अपने आप को ना कंफ्यूजन से निकाल लो पहले, सही है? एक मिनट, शेयर कर सकता है कोई, दे सकता है कोई, ले सकता है, वो उसकी मर्जी, वो क्या करता है। हमें पिलाए पढ़ना है, पिलाए पाथ हो। नहीं नहीं यार, या अल्लाह, बस खत्म। You need to know what the pili is a hollow pipe-like structure which helps to transfer genetic material from one bacteria to another. अब ले दे शेयर करे, साथ बैठ के वो बिरयानी खाएं, कुछ भी करें, that their matter. हमारा मसला पिलाए है, हमें पता चाहिए what pili is doing. That's it. Okay? इतना नहीं सोचो, जो सोच लो सब उल्टा उल्टा सोच लो, बिला वजह अभी सोचोगे, अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कहीं पर, पेपर में जाके इम्प्लीमेंट करिए, बिला वजह जगह घेरोगे उसको और कुछ नहीं करोगे, फजूल पॉइंट हो जाएंगे बस जमा। ना फ्लैजेला रिप्रोड्यूस करवाता है, ना पिलाई रिप्रोड्यूस करवाता है। रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस करवाता है, इसमें बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं। हाँ तो फिर पिलाई तो जीन ट्रांसफर कर रहा है। हेल्थ इन रिप्रोडक्शन नहीं, नो। नहीं, बैक्टीरियल सेल के साथ। हाँ, एनिमल सेल के अंदर बैक्टीरिया कुछ नहीं करता, जाके सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, फिजन। एक सेल टूटा, दो बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 12,000 बन जाएंगे विद इन अ मिनट। सही है? दे जस्ट रेप्लिकेट, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। चलो भाई, अपने जहनी ख्वाहिशों को दूर करते हुए आप लोग आगे बढ़े, यहाँ ना अटके प्लीज, बराए मेहरबानी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, बाइलियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास होता है, कोई फर्क नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन इज सेम एज दैट वी हैव, इट्स अ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर। व्हाट इज मेसोसोम? फॉस्फो, कौन पूछ रहा है बेटे? 2 रुपए की टॉफी मिलती है, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड, उससे इसकी सेल मेम्ब्रेन। अभी पागल वागल हो गए, कल पढ़ाया, कल कहाँ थे तुम लिपिड में? नहीं नहीं भाई, मुझे खुदकुशी करनी है आपको, मैं नहीं जीना चाहता। हाँ, ट्राइग्लिसराइड। तो फॉस्फोलिपिड क्या था? हाँ बस वही है ना, लिपिड का एक बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर है। पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कुछ, मुझे लग रहा है तुम लोग बिला वजह में काम खींच रहे हो, तीनों मिलके काम कर रहे हो। ओके, खैर कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद पे कि आप लोग सिर्फ मजाक मजाक में सवाल पूछे, जनरली ये सवाल नहीं थे आप लोग। ओके, क्योंकि देखो पता है क्या, अगर मैं फॉस्फोलिपिड पढ़ा चुका हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना, 2 दफा पढ़ा चुका हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चा ये तो नहीं पूछेगा ना कि फॉस्फोलिपिड क्या है। उसको अगर फॉस्फोलिपिड के हवाले से कोई कंफ्यूजन होगी तो डायरेक्ट वो पूछेगा, या उसको पूछना चाहिए फॉस्फोलिपिड क्या है। हाँ, भूलने का मसला सारा ये होता है कि आपने रिवाइज, एक बात नहीं, पीडीएफ इज नॉट द मेन थिंग टू रिवाइज, इट्स व्हाट यू आर टेकिंग नोट्स फॉर, जो लिखते हो क्लास में। पीडीएफ और ये सारी कहानी तो अब है, पहले दौर के बच्चे तो पीडीएफ नहीं मांगते थे। आप लोग पीडीएफ, वीडियोस, इन सब चीजों पे रिलाय करते हो, जितना रिलाय करोगे मैं उतना रोक। नहीं बेटा, बात ये नहीं है, द मेथड्स दैट लाइक, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज के ऊपर तुम लोगों को क्या बोलूं, बहस कराए बहस हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा और मुझे बुरा लग रहा है। द मेन पॉइंट इज कि आप अपनी वीकनेसेस को ना छुपाएं।
If you are attentive in class, if you are listening in class, if you are taking notes, if you are noting down things, उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो ये होगा ना कि भाई हमने पढ़ा था कि भाई एक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है। आपने कहा था हाइड्रोफोबिक नेचर उसका जो है ना वो नॉन पोलर की वजह से होता है, तो क्या नॉन पोलर कौन सी चीज होती है, ये अगर तुम सवाल पूछो, चलो मैं समझता भी यार सही हो सकता है, भूल होंगे, बट इफ यू डायरेक्टली आस्किंग व्हाट्स पॉसिबल, इट इज, देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट तुमने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है। चलो यहाँ से भी हटा दो, फॉस्फोलिपिड अभी थोड़ी पढ़ता है, फॉस्फोलिपिड बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से हमें फॉस्फोलिपिड पढ़ाया जा रहा है। हमें 9th क्लास की ओ लेवल की बायोलॉजी में सबसे पहले बात बताई जाती है दैट देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने भी पढ़ा होगा। और किसी भी चीज के भूल जाने के पीछे हमेशा एक ही वजह होती है कि आपने इसको रिवाइज नहीं किया, आपने इसको दोबारा नहीं पढ़ा, आपने इसको खुद से नहीं पढ़ा। जब तक आप किसी भी चीज को खुद से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं आपको 25 मटेरियल दे दूं, 25,000 मटेरियल दे दूं, वो वृद्धि बन के जाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसका। तुम्हारे पास जो नोट्स की वर्कबुक है, सारा मटेरियल वहीं का प्रिंटेड है, सब कुछ वहां लिखा हुआ है। अब उसके बाद भी अगर कोई पीडीएफ मांग रहे हैं इसलिए कि मैंने उसमें 4 चीजें हाईलाइट कर दी है, तो फिर तो उसकी बेवकूफ़ी है ना, मतलब वो इतना डिपेंडेंट है, मतलब वो अपने लिए इतने बहाने ढूंढ रहे हैं कि अगर ये मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सॉरी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है सब में, मुझ में भी शायद और हर इंसान में, कि हम लोग ब्लेम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मुझे काम करना था लेकिन ये रिसोर्सेज नहीं थे ना, तो इसलिए नहीं था। मुझे सुबह जल्दी उठना था लेकिन अलार्म नहीं था, अलार्म पे आंख नहीं खुली, तो इसलिए करता है। जितना ब्लेम करोगे ना उतना तुम अपना नुकसान करो, ब्लेम नहीं करो, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट डूइंग थिंग्स, सही है। अगर मैंने कल पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल, अब तक ये होता है कि आप घर जा चुके होते, आप पढ़ चुके होते, आपके पास रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें, आपके पास सबसे मेन रिसोर्स हर चीज का इंटरनेट है। मैं तुम्हें अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोला कि बहुत आलिम फाजिल बनना, लेकिन मैं कहीं पे भी जब मुझे कोई भी चीज पढ़नी होती है ना, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड। अगर मुझे फॉस्फोलिपिड पढ़ना होगा ना, मुझे नहीं आ रहा, हो गया पढ़ लिया 100 चीजें, मुझे फिर भी नहीं आ रहा फॉस्फोलिपिड है क्या है, मैं लिखूंगा व्हाट इज फॉस्फोलिपिड क्वेश्चन मार्क, इन गूगल ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन विकिपीडिया में से या कहीं से निकाल के दे देगा, सही है। इनफैक्ट मैं अगर तुम्हें बताऊं, मैं गूगल के ऊपर इस तरह से भी सवाल लिखता हूं दैट इफ फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बाय द हेड is facing why the you can say polar head is facing the cytoplasm, why it's not facing inside, आप पूरा सवाल लिख दो, गूगल कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा, सही है। तो मैं फिर दोबारा बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन जितना आप लोग कर रहे हैं, I'm sorry, वो काफी नहीं, सही है। अपने वीक पॉइंट्स देखो और उसके ऊपर वर्कअप करना शुरू करो। इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल किड, इट्स अबाउट एवरीवन। सब लोग बहुत बुरे हालात, सब लोग, आप लोगों की बात माननी पड़ेगी, जितना जल्दी आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है आपके लिए। चलो, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिस तरह से हमारे पास होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, बायोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल है बैक्टीरिया में भी, और ये यहाँ पर भी मूवमेंट कंट्रोल करिए सब्सटेंसेस, ठीक है। मुझे ये बताओ कि हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर राइबोसोम लगता है, उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस का। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं, उसका काम सिक्रीशंस बनाने का, सही है। हमारे पास ओवरऑल सेंट्रियोल अपीयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल डिविजन करवाने। ये सारा का सारा काम इस बैक्टीरिया में कैसे होगा? इसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना स्पिंडल फाइबर्स, ना कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ भी नहीं है। इसके पास मीसोसोम है, ओके। व्हाट इज दिस मीसोसोम? इज मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। किस तरह से? सेल मेम्ब्रेन जा रही थी, सीधी 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 जा रही थी, इसने सेल मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग बना दी, समवॉट लाइक दिस।
और कहीं पर somewhere like this। ये क्या बनाया इसने? इनफोल्डिंग। क्या करेगी इनफोल्डिंग? कुछ नहीं करेगी। इसमें जो इंक्लूजन बनेंगी ना, ये उसमें एंजाइम कैरी करेंगे मेम्ब्रेन से अटैच कर। उससे क्या होगा? उससे ये कोई भी रिएक्शन करने के काबिल हो जाएंगे, जैसे कि सेल डिवीजन, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस। कौन करवा रहा है? जब भी कोई आपसे पूछे तो आप बता देंगे भाई अगर अल्लाह ताला ने इसको ऑर्गेनील्स प्रोवाइड नहीं किए तो इसको दे दिए हैं सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स, ताकि वो इसके काम करवा सकें, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन या दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिर शेप एक जैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, टर्जिडिटी इसको तंग ना करे, उसके लिए इसके पास भी क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल बनी हुई थी सेल्यूलोज की, फंगस में बनी हुई थी काइटिन की, यहाँ पे बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जैसे कि म्यूरिन। म्यूरिन इज वन टाइप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन? नबीला क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन? नाम से क्या लग रहा है? हाँ, ये नहीं पता होगा, ये मैं मान लिया। प्रोटीन स्ट्रक्चर पेप्टाइड से लग रहा है, और ग्लाइकन से क्या रिलेट करते हो? कार्बोहाइड्रेट। जबरदस्त। अगर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर एक कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाएगा तो वो एक कॉम्बिनेशन में स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो वो कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन में बनाया जाने वाला स्ट्रक्चर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे लिपिड के साथ भी प्रोटीन बन सकता है, लाइपोप्रोटीन बन सकता है, सही है। और प्रोटीन के साथ जो है वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड भी बन सकता है, न्यूक्लिक प्रोटीन बन सकता है। तो अलग अलग चीजें। अच्छा, बात यहाँ पे भी ये कि उसने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया को भी वायरसेस अटैक करते हैं। तो बैक्टीरिया को अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई लेयर रैप कर दी, और वो रैप्ड लेयर वाज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये स्लाइमी सिक्रीशन आपके पास क्या कहलाती है? स्लाइमी सिक्रीशन आपके पास स्लाइम कैप्सूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? स्लाइम कैप्सूल। क्या है ये? फर्दर इसको ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके पास मूवमेंट के लिए कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया? पता है बैक्टीरिया कहाँ रहता है? मॉइस्चर में, स्प्रिंग्स में और फ्लूइड में। और अच्छा, बैक्टीरिया इस पूरी दुनिया में वो वाहिद कह लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक वाहिद सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि दुनिया के हर कोने में, आसमानों से लेकर जमीनों तक, हर कोने में, इनफैक्ट जमीन के नीचे भी बैक्टीरिया हर जगह। आप अपना हाथ ऐसे रखें सीधा, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद 2-2.5 लाख बैक्टीरिया भी आपके हाथ में मौजूद है। जरूरी नहीं हर बैक्टीरिया तुम्हें नुकसान पहुंचाए। कुछ लोग जरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो डेडली डिजीजेस करवाते हैं, सही है। बैक्टीरिया डिजीज क्यों करवाता है? बैक्टीरिया डिजीज सिर्फ इसलिए करवाता है ताकि वो तुम्हारे बॉडी में, मतलब वो उसकी डिजीज करवाने का कोई मकसद नहीं था, उसका मकसद था रेप्लिकेशन। वो तुम्हारे सेल्स को यूज करके अपने जैसे और प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने जैसे और प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें नुकसान हो रहा है। उसके जैसे मतलब और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तुम्हारे सेल, तुम्हारा सेल रप्चर हो रहा है, सेल खराब हो रहा है। ठीक है भाई। तो फ्लैजिला जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास होता है वैसा नहीं होता इसका फ्लैजिला। जैसे फ्लैजिला डिफरेंट है। जो फ्लैजिला कैरी कर रहा है बैक्टीरिया, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है वो? फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फिर दूसरे जो फ्लैजिला कैरी करते हैं उनके पास किस चीज का बना हुआ है फ्लैजिला? दूसरे कौन कैरी कर रहे हैं फ्लैजिला? और किसके पास फ्लैजिला होता है? यूग्लिना एक टाइप है। दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एक टाइप है, सही है। तो कुछ एनिमल्स के तो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में फिर एक पूरी क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, जो कि फ्लैजिला कैरी कर रहे हैं। लेकिन उनका फ्लैजिला, क्योंकि उनके पास माइक्रो, अगर वो यूकैरियोटिक होंगे ना तो उनके पास माइक्रोट्यूब्यूल होगा, तो उनका फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ, सही है। वही चीज जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है।
माइक्रोट्यूब्यूल भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे आप लोग, सही है। क्या होता है फ्लैजिला? एक्चुअली नहीं होता सेल मेम्ब्रेन से अटैच। एक्चुअली सेल के अंदर फ्लैजिला के लिए बेसल बॉडी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी हमारे लिए, हमने उसको सेल मेम्ब्रेन से अटैच कर दिया है यहाँ पर, लेकिन इसकी एक्चुअल में यहाँ पे बेसल बॉडी बनती है और सेल मेम्ब्रेन भी इसको कवर कर देता है, ताकि मूवमेंट होती है ना अंदर, तो पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के लिए फाइबर्स होते हैं उनके पास। वायरस क्या होता है? व्हाट इज वायरस? अ वायरस इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। क्यों? होस्ट सेल में जाएगा तो लिविंग होगा, होस्ट के बाहर होगा तो नॉन लिविंग होगा। वायरस में होता क्या? दो चीज। वायरस सेल है? नहीं। ए सेलुलर कंपाउंड है? यस। बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, लिविंग बॉडी से, होस्ट बॉडी से बाहर है तो डेड है, नॉन लिविंग है, बिल्कुल खत्म, कोई लाइफ नहीं है। जब आपके पास एक वायरस के स्ट्रक्चर की बात होगी, सिर्फ दो चीजें आएंगी सामने, एक आउटर प्रोटीन कोड, एक बाहर से मौजूद उसका प्रोटीन का बना हुआ कोड, और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल जीनोम, जो कि डीएनए और आरएनए का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर जो टेल फाइबर्स भी हैं, उसका एक पर्टिकुलर शेप भी है और उसके ऊपर की कवरिंग है, लेकिन जो कुछ भी है प्रोटीन का है, सही है। और दूसरा मटेरियल कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल है। इसका कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं। इसका लिपिड होता है? नहीं। कभी कभार कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके लिपिड के एनवेलप्स होते हैं ऊपर से, लेकिन दैट्स नॉट स्टिल द पार्ट ऑफ वायरस। वायरस के ऊपर की कवरिंग हो गई, वो एक एक्सटर्नल चीज हो गई, सही है। फिर हमारे पास आते हैं इंसानों वाले सेल। अभी तक सारे हैवानों वाले सेल थे, अब इंसानों वाले सेल आ गए। तो यार इंसानों वाले सेल में आपके पास सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा भाई, न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसे कहते हैं? हाँ, अरे मजाक कर रहा था, हैवान जानवर को कहते हैं, उनके पास भी न्यूक्लियस होता है, सब होता है। व्हाट इज न्यूक्लियस? सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। एक सवाल पूछूं? कैसे? न्यूक्लियस के पास आ गया डीएनए, और मानव कह रही है डीएनए से हम लोग कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। मानव प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा क्या? प्रोटीन बनेगा ना, और प्रोटीन से क्या बनेगा? कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि एंजाइम बन सकता है, जैसे कि प्रोटीन चैनल बन सकता है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल भी बन सकता है, सही है। और जैसे कि आपके पास अगर कुछ नहीं बन रहा है इस प्रोटीन से, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकता है, यानी कि कोई काम करवाने प्रोटीन, जहां एंजाइम बन रहा है वहां हार्मोन भी बन सकता है। तो भाई प्रोटीन कुछ भी बना सकता है। अगर एंजाइम ना हो तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है? नहीं। अगर प्रोटीन के चैनल्स ना हो, मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल्स लगे हुए होते हैं वो चैनल्स ना हो, तो क्या कोई मटेरियल उस मेम्ब्रेन को, जो कि वाटर सॉल्युबल मटेरियल है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? नहीं। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही करते हैं तब जब उसका कोई स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन हो। तो अब एक बात बताओ, अगर प्रोटीन नहीं बनता तो एंजाइम नहीं होता, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो चैनल नहीं होता, तो कोई चीज सेल के अंदर भी नहीं जा सकती थी, और इसी तरह से स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाते, ऑर्गेनील्स नहीं बन पाते। तो सबका सब कुछ किसने बना के दिया आपको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास डीएनए, डीएनए के पास सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस से प्रोटीन बना, प्रोटीन से आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गए। गाइस थोड़ा जल्दी चलेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
क्या द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, डीएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर है। क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। सही है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जीन होता है। जीन क्या करवाते हैं? इनहेरिटेंस करवाते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस ये कि आप कैसा दिखते हैं, आप कैसा चलते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, फिर चलना फिरना तुम्हारा, बिहेवियर तुम्हारा, तुम्हारा बोलने का अंदाज, तुम्हारी आवाज की पिच, तुम्हारे बालों का रंग, तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे फेस का शेप, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, ये सारी चीजें जीन कंट्रोल कर रहा है। जीन कहाँ है? जीन डीएनए पर है। डीएनए कहाँ है? डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल में। क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ है? द क्रोमेटिन मटेरियल इज रिजाइडिंग inside the nucleus, and whenever there is a cell division, this nuclear material will divide into two cells ताकि वो आगे यही चीजें सारी इनहेरिट करवा सके। जितने फंक्शन है ना, ये चलना फिरना, बोलना, देखना, जैसे दिखते हो, जैसे चलते फिरते हो, ये सब का सब प्रोटीन से कंट्रोल हो रहा है। ये सब भी केमिकल रिएक्शन होता है या कोई बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। सही है। और स्ट्रक्चर प्रोटीन के बगैर नहीं बन सकता। क्रोमेटिन मटेरियल, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे अंदर उसके अंदर फैला हुआ, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इस क्रोमेटिन मटेरियल के साथ आपके पास एक फ्लूइड होता है जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल तैर रहा होता है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल आपके पास जिस फ्लूइड में मौजूद है, इस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर भी रहे हैं, लेट्स सी कि अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर भी रहा हूं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म सिर्फ इसलिए है ताकि इसके अंदर होने वाले रिएक्शन को एक मीडियम मिल जाए। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? पानी होगा। क्यों है? इसलिए है ताकि भाई क्रोमेटिन मटेरियल अगर कोई काम करना चाहे, कोई काम कर रहा हो, तो वो इजीली हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, ऑल गुड। फिर इसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, फिर आ गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस आपका स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है? डीपली स्ट्रेन्ड होता है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं। तुम किसी और बोर्ड में चली गई थी, वापस आ गई। डीपली स्ट्रेन की टर्म कहां से है? कहां लिखा हुआ है? अच्छा, spherical ball like structure that is made up of RNA, जो कि RNA का बना हुआ होता है। क्या बनाता है? RNA से बनी हुई एक चीज बनाता है जिसको कहते हैं राइबोसोम। सही है। राइबोसोम की कहानी आपके पास कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियोलस आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करेगा, उसको पैक करेगा, बाहर फेंक देगा। सही है। उसमें दो यूनिट्स बनाता है, एक मेजर और एक माइनर यूनिट। सही है। एक बड़ा यूनिट राइबोसोम का, एक छोटा यूनिट। राइबोसोम एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है हमारी बॉडी में, और वही जो है वो आपके पास प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। वही 70s और 80s वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, वो राइबोसोम से ही रिलेटेड थी। सही है। एक मिनट देना बच्चों। हेलो, हाँ हेलो, एक मिनट हो गया।
ओके बेटा, चलें आगे चलते हैं। एक बात बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच एक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? एक रेटिकुलम टर्म का मतलब क्या होता है? देखो बायो का ना बड़ा मजे का गेम होता है कि आप बहुत सारे टर्म्स के अलग अलग मतलब निकालते हो। क्या होती है दोबारा से? हाँ ओके, सही है। रेटिक्यूलम का एग्जैक्टली मतलब है नेटवर्क। सही है, एक ऑर्गेनाइज बट फैला हुआ नेटवर्क। सही है, तो एक नेटवर्क यहाँ पे किस चीज का है? एंडोप्लाज्म का। एंडोप्लाज्म यानी कि प्लाज्म रिप्लेस करो अगर टर्म साइटोप्लाज्म से, और एंडो को रिप्लेस करो इनसाइड। सो इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज अ नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन की बनी है। सही है, a network, a tubular network which connects one part of the cell to another। सेल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से हॉलो टनल के थ्रू, हॉलो ट्यूब्यूल के थ्रू कनेक्ट कर, और वो टनल और वो ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन की बनी है। बेटा समझ में आ रहा है? नींद बहुत आ रही है तुम्हें तो, है ना? तबीयत सही नहीं है? अच्छा ओके, चलो बड़ी बात है। तुम लोगों की तबीयत खराब होती है, तुम लोग फिर भी आ जाते क्लास लेने के लिए। बेचारी उस दिन आतिका आ गई। आतिका की तबीयत सही हुई? आतिका है ना ऑनलाइन? आतिका तुम्हारी तबीयत सही हुई? लेकिन यार मैं सुन के भी बड़ी हंसी आ रही थी। बंदा चलती हुई गाड़ी में से कैसे गिर सकता है? बेटा ध्यान रखा करो ना, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? फोन में मुझे ना चाह रहा हूँ खुशी करूंगा। हेलो, वालेकुम सलाम जी सलमान भाई। मैं ठीक ठाक, मैं स्केच में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ वो बोले तुम्हें 25 दफा कॉल कर चुका है। कल भी उसने मुझे बोला आप सलमान भाई से कंफर्म कर लें। मैं बोला अच्छा भाई मैं कर, मेरे आंसर 50 दफा भी कर चुका है। हाँ पागल बना। हाँ मैं क्या क्या बोलूँ? तुम बताओ जल्दी से, क्या करते हैं ये बताओ। हम्म 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 हम्म, सही है। हाँ सही है, सही है, ठीक है, ठीक, सही, ठीक। चलो मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इसको बोलूंगा तुमने करी थी ना कल, दिखाओ फिर मैं कहा। ठीक है चलो, पागल बना रहा है। हो गया। हम्म
छोड़ यार, असल में उसका अपना भाई पढ़ाता है कंप्यूटर। सही है, अब तुम समझ जाओ। हाँ हाँ, मसला ही है। हम्म, हाँ, डन 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 डन। चलो ओके, ओके गाइस। अब देखो एक बात समझना जरा कि भाई जब आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट करेगा सेल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से में। चलिए अली अदनान का सवाल पढ़ लें सर। एक क्वेश्चन था पास पेपर्स में, मैंने कहा सेल विच सीक्रेट्स एंजाइम्स व्हाट एरिया ऑफ दिस वुड सीक्रेट दीस एंजाइम्स। बेटा अली, एक चीज याद रखो, जब भी सिक्रीशन सेल के बाहर सिक्रीट होगी, सही है, या सेल के अंदर सिक्रीट होगी, तो वेसिकल से सिक्रीट होगी, और वेसिकल जो है ना वो गोल्जी अपरेटस बनाता है। अब इस सवाल की पूरी कहानी क्या है, अगर तुम वो भेज दोगे तो मैं तुम्हें इसका जवाब बता सकूंगा। सही है, ठीक है बेटा। लाइजो लाइसोसोम के भी आपके पास एंजाइम्स होते हैं, बट लाइक अब एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा ना कि एग्जैक्ट सवाल क्या है। एग्जैक्ट पता होगा तो फिर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलो अब देखिए बात समझो कि अगर सेल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कनेक्टेड है एक हॉलो ट्यूब्यूल के जरिए से, तो सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई हॉलो ट्यूब्यूल हॉलो क्यों है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके हॉलो होने का, यानी कि उसमें फ्लूइड जो है ना वो साइटोप्लाज्म नहीं है, उसमें अलग फ्लूइड है। क्यों ऐसा? द रीजन बीइंग कि भाई आपके पास अगर कोई सब्सटेंस एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाना है विद इन द सेल, साइटोप्लाज्म से पहुंचाओगे तो उसमें डिसॉल्व होता हुआ जाएगा, हो सकता है कहीं रिएक्ट कर जाए। समझ रहे हो बात को? हो सकता है कि वो कहीं रिएक्ट कर जाए। तो आपके पास रास्ता दूसरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस होता है वो सिर्फ इस काम के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो डिविजन बन गए। एक वो हो गया जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, दूसरा वो हो गया जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। जिस पे राइबोसोम अटैच होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे नहीं होता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से सरफेस अनइवन हो जाता है, इसलिए नाम रखो। और स्मूथ उसका अपोजिट हो गया। सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम कैरी कर रहा है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में ही नहीं बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है। उस मॉडिफिकेशन का एक नाम भी है, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तुम लोग इतने खाली हाथ बैठे हो, मुझे रिजल्ट से कुछ नहीं लिख रहे, तुम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे, रिवाइज कहां से करोगे? ठीक, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल बेहतर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? वो जिसका राइबोसोम नहीं है। सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा लिपिड को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, वही जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसलेशन का एक प्रोसेस, एक ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद एक ट्रांसलेशन होती है, ये दो प्रोसेस मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल यानी कि प्रोटीन के फौरन बनने के बाद उसको मॉडिफाई करना। ये मॉडिफिकेशन होती क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन बन के आ रहा है वो एक रॉ थ्रेड लाइक स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉ स्ट्रक्चर है, मतलब प्राइमरी कह लो उसको। बिल्कुल, तो उसको एक पर्टिकुलर शेप देना, उसको स्पेसिफाई करके एक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करना। अगर एंजाइम बनाना है तो एंजाइम बनाना, अगर प्रोटीन जेल बनाना है प्रोटीन जेल बनाना, अगर कोई प्रोटीन फाइबर बनाना है माइक्रोट्यूब्यूल का, ट्यूब्यूलिन का, किसी और चीज का, तो वो फाइबर बनाना। तो ये सारा काम आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा है, जिसमें स्मूथ भी शामिल हो जाएगा। तब जब आपको लिपिड के जरिए से कुछ करना होगा, लिपिड में भी प्रोटीन ऐड किया जाता है, या फिर
आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ही यूज कर सकते हो। ये इंटरकनेक्टेड होता है, ये पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और एक एंड इसका कहीं ना कहीं जाके न्यूक्लियस से मिलेगा जरूर और इसका दूसरा एंड कहीं ना कहीं जाके सेल मेम्ब्रेन से मिलेगा जरूर। सही है, हमें डायग्राम में ऐसे इंटरकनेक्टेड नहीं नजर आते क्योंकि भाई तुम जो डायग्राम देख रहे हो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि इतना पॉसिबल है ही नहीं कि इंटरकनेक्टेड दिखाया जा सके। पूरा बड़ा सेल है, कहीं से आपने कट किया, वहां पे अगर नहीं मौजूद है तो उसके ऊपर मौजूद है, उसके नीचे मौजूद है। हम तो 2 डायमेंशनली कट कर रहे हैं ना। नहीं वे मैं आ रहा हूँ, सवाल आता है इसके ऊपर। क्या सवाल पूछेगा वो कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाएगा वो उसका क्या होगा फाइनली, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होगी, एंजाइम बन गया, अब क्या करें, साइटोप्लाज्म में छोड़ दें? नहीं, फिर क्या करेंगे, गोल्जी एपरेटस को देंगे। गोल्जी एपरेटस उसे एक वेसिकल में पैक करेगा। सही, मतलब इसमें गिफ्ट रेडी है, अब क्या करना है, देने से पहले उसको पैक करें ताकि जब सही बंदे तक पहुंचे उस वो खोले तो उसे ही पता हो कि अंदर क्या है, उसके ही सामने गिफ्ट अनरैप, उसके सामने जो है ना वो वेसिकल रप्चर। सही है, तो जो अगली चीज आ जाएगी ना आपके पास वो है गोल्जी बॉडी। तुम्हारा सवाल क्लियर हुआ? गोल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम होता है डिक्टायोसोम। अगर ये नाम नहीं भी याद रख रहे कोई मसला, अगर याद कर लोगे तो ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, एमकेट वाले टेस्ट में सवाल बहुत हो जाता है। गोल्जी एपरेटस का दूसरा नाम, गोल्जी एपरेटस का दूसरा नाम है डिक्टायोसोम। ये सैक लाइक बॉडीज होती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव हुए हुए प्रोडक्ट्स हैं, ड्राइव होके बनी हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ पाउचेस को जमा किया, उनको स्क्वीज किया, उनको एक ऐसा शेप दे दिया तो ये आपका गोल्जी बॉडीज बन गए। गोल्जी बॉडीज रिसाइकल बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा और एक वक्त आएगा कि उसके अंदर मेम्ब्रेन कम पड़ जाएगी और फिर वो ड्राइव करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो गोल्जी बॉडीज आपके पास स्टैक्ड पाउचेस है that stacked over one another, एक के ऊपर एक रखे हुए पाउचेस है, एक पाइल ऑफ पाउचेस है। पाउचेस कैसे पतले पतले चपटे चपटे पाउचेस है, एक के ऊपर एक रखे। सही है, ये जो स्टैक बन रहा है इस स्टैक का नाम होता है, इसका एक सैक होता है, एक सैक एक के ऊपर एक रख दिया गया इस तरह से, एक सैक नंबर 1 ये कह लो, सैक नंबर 2 ये 3 ये 4 ये इस तरह से एक के ऊपर एक सैक रखा हुआ है। एक सैक को गोल्जी बॉडी के एक सैक को सिस्टर्ने कहा जाता है। एक ही नाम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज, they are one and the same, they have nothing to do with the name and distance। मैं अगर ये बात पे यस बोलूं, एक्चुअल में तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं इस बात पे यस बोलूं और कल को तुम्हारे पेपर में आ गया भाई गोल्जी बॉडी लिखा हुआ खाली, सही है, तो तुम वहीं फंस जाओगे कि भाई ये तो एक होता था, सर ने बोला था ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये डायग्राम में तो ज्यादा बने, मैं तो नहीं मार्क कर रहा, क्या कर रहे हैं। According to your syllabus, you have Golgi bodies that are same as Golgi apparatus. Apparatus एक bodies बहुत सारी, तो इसको बॉडी के बजाय अगर आप चाहें तो बॉडीज लिख दें ताकि बात आपकी क्लियर हो जाए। सही है, बॉडी एक होती भी नहीं अकेली, वो तो सिर्फ नाम देने के लिए आपने एक को बॉडी कह दिया। उस एक बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन जब पाउच बनाती है तो उसको एक कवरिंग के अंदर आप सिस्टर्ने कहते हैं। दैट वन सैक इज कॉल्ड सिस्टर्ने। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो बीच का गैप है वो सिस्टर्ने, और मेरे नजदीक दोनों बातें एक जैसी। सिस्टर्ने क्या है, एक पार्ट, गोल्जी बॉडी का एक हिस्सा, एक सैक, छोटा हो या बड़ा हो, एक सैक सिस्टर्ने क्या बना रहा है, वेसिकल बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई, इसलिए जो कि प्रोटीन जो कि इसको दिया गया, अगर वो प्रोटीन रॉ प्रोटीन था तो पहले उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से स्पेसिफिकली किसी स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर उसका वेसिकल बनाएगा। अगर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वो वेसिकल में आपके पास या तो एंजाइम फॉर्मेशन कर रहा है या तो हार्मोन फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर बनी बनाई चीज आ रही है तो फिर आप उसको सिंपली पैक कर रहे हैं। हार्मोन
वो जो कि सेल के बाहर सिक्रीट होगा, एंजाइम वो जो कि सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों जगह सिक्रीट हो सकता है। इसी की एक एग्जांपल आपके पास लाइसोसोम, ये जो एक वेसिकल बनेगा ये आपके पास लाइसोसोम होगा। ये केमिकल सब्सटेंसेस की सिक्रीशन का काम करेगा, पैक करेंगे उसको सिक्रीट करेंगे। मेरा समझ में आ रहा है? और बाकी ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ रहा है? सेम चीज नहीं हुई ना, लेकिन कंसिडर कर लो कि दोनों का नाम। मेरी बातों में बहुत सारी चीजों में तजाद है, क्योंकि पता है क्या, ये वो टॉपिक है गोल्जी बॉडी का स्पेशली, जिसके अंदर बोर्ड बाय बोर्ड यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड में कुछ और बात लिखी होती है, कहीं और कुछ और बात लिखी होती है। जैसे कि कैम्ब्रिज बोर्ड कहता है कि भाई एक सैक लाइक बॉडी सिस्टेम, लेकिन जब आप एमकेट के लिए तैयारी करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो नहीं, जो सैक लाइक बॉडी है वो तो बॉडी है ना, उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो सिस्टेम है। समझ में आया फर्क? तो हमारे लिए तो भाई वही है सिस्टेम है, लेकिन कल को जाके बात गलत ना हो जाए। जैसे अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है दैट इंसुलिन इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। सही है, आप आगे जाएंगे ना, आप अपने एमबीबीएस में क्या पढ़ोगे, इंसुलिन का ऐसा कोई काम है ही, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता। इंसुलिन का सिर्फ काम ये होता है कि एक सेल है, ग्लूकोज बाहर खड़ा हुआ है, इंसुलिन आएगा उसके लिए दरवाजा करेगा, बोलेगा जी आप अंदर चले। No, insulin is no, it's a protein यार, क्या हो गया पाथवे नहीं, मुझे तो बोलना तो तुम लोग बोल लो पहले। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जो ग्लूकोज चैनल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। दैट्स इट। ग्लूकोज चैनल्स को, ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। डन। अंदर जाके हेक्सोकाइनेज और बहुत सारे कैस्केड ऑफ एंजाइम्स होते हैं, सीएमपी बनाएगा वो पहले, फिर ग्लूट लगाएगा, 25 काम हो रहा है, फिर वो ग्लाइकोजन बनेगा। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, या तो रफ ज्यादातर करता है, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो गोल्जी बॉडी करता है। इंटरकनेक्टेड होता है ना ये तो, इससे इंटरकनेक्टेड होगा, उसी के अंदर ईआर में चलते 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 वहां से निकलेगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि अलीकल इंटरकनेक्टेड है, इनका एक ट्यूब्यूल एक पार्ट कनेक्टेड होता है। सही है। एक इसकी एग्जांपल आ गई आपके पास, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, अच्छा भाई एक मिनट रुको जरा, मुझे बताओ कि टॉपिकल करने चाहिए ईयरली? भाई टॉपिकल करो, अभी ईयरली की तो कहानी है ही नहीं, ईयरली तो बिल्कुल आखिरी महीने में करते हैं। मुझे यार एक बात बताओ बच्चों, कि ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे प्लीज सारे, क्या आप सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, बाकी बच्चे भी जवाब दे दें प्लीज जल्दी से, जो जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इस वक्त। हाँ बेटा बोलो। नहीं, अलग अलग सैक में काम होता है, सैक डिफरेंट होते हैं। सही है। ओके भाई, जो जो एक पाउच बनाएगा ना, वो एक स्ट्रक्चर से जो एक पाउच बनेगा, वो एक पाउच आपके पास कोई एक चीज कैरी करेगा, ऐसा प्रोटीन या लिपिड। अगर कोई हार्मोन ऐसा है जिसके अंदर लिपिड होना चाहिए, लिपिड, अगर कोई एंजाइम है जिसमें लिपिड और लाइक प्रोटीन दोनों ही है, तो वो एंजाइम का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कैरी करेगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर वो वेसिकल, लेट्स सपोज लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक बॉडी है लाइसोसोम, जिसके अंदर लाइसोसोम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक बॉडी है जिसके अंदर आपके पास एंजाइम स्टोर्ड है।
अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, तसव्वुर करो कि भाई लाइसोसोमल एंजाइम लाइसोसोम में नहीं होते, उसके बाहर होते, तो क्या होगा? और सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लाइसोसोमल एंजाइम लाइसोसोम के बॉडी में सैक के अंदर नहीं होते, बाहर होते, तो क्या होता है? एंजाइम का नाम सुनो पहले। अमाइलेज इसके पास है, लाइपेज है इसके पास, प्रोटीएज है इसके पास, न्यूक्लियस है इसके पास। अमाइलेज क्या तोड़ता? साइटोप्लाज्म में मौजूद सारे कार्बोहाइड्रेट तोड़ देता, सही है। लाइपेज क्या तोड़ता? सारा लिपिड तोड़ना शुरू कर देता। प्रोटीएज प्रोटीन तोड़ देता। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड तोड़ देता। तो सेल में कुछ बचता? तो सेल डेथ हो जाती। यही सेल डेथ एक्चुअली जब करवानी होती है, कभी कभार सेल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, भाई आपका लाइफ स्पैन लेट्स सपोज 4 दिन का, तो सेल को आपने बोला कि भाई आपका लाइसेंस 4 दिन का, 4 दिन बाद आपने मरना है। अब कैसे मरेगा सेल? सेल जो है लाइसोसोमल सैक को एक्टिवेट करेगा, वो साइटोप्लाज्म में सिक्रीट होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सब तोड़ेंगे, मैक्रोफेज आके उसे खा लेगा, सेल मर गया, सेल डेथ हो गई, सही है। मैक्रोफेज व्हाइट ब्लड सेल। अगर तुम्हारे पास लाइसोसोम अगर तुम्हारे पास लाइसोसोम काम कर रहा है, अगर लाइसोसोम काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है लाइसोसोम, ये भी देखना। अगर तुम्हारे पास लाइसोसोम काम कर रहा है किसी पैथोजन को मारने के लिए, किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो भाई बैक्टीरिया किस चीज का बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, तो लाइसोसोम उसे ही मार सकता है। अगर लाइसोसोम तुम्हें पैथोजन मारने के लिए चाहिए किसी अलग से किसी सिक्रीशन में, तो उसमें भी रिलीज होता है, जैसे कि सलाइवा। आपके पास लाइसोसोम के सैक कैरी नहीं कर रहा, बंद हुए हुए सैक नहीं होते सलाइवा, सलाइवा में ओपनली एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, न्यूक्लियस। और किसको मारने के लिए? पैथोजेंस को मारने। समझ में आ रही है बात? तो लाइसोसोम खुद क्या हो गया? लाइसोसोम एक स्मॉल सैक लाइक बॉडी, एक वेसिकल है, एक वैक्यूल का छोटा स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 तरह के एंजाइम होते हैं। बेटा बस थोड़ी देर में मैं ब्रेक दे दूंगा, 5 मिनट और खाली ये कंप्लीट कर लो लाइसोसोम, फिर ब्रेक दे दूंगा नमाज का। जो कि कैरी करेगा आपके पास एंजाइम्स, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। अब अगर कोई भी पैथोजन सेल के अंदर आता है, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा सेल के अंदर आता है जिसको कि मारना होगा, या फिर सेल की अपनी प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल का अपना लाइफ स्पैन पूरा हो गया, तो भी लाइसोसोमल सैक ही काम करते हैं, सही है। लाइसोसोम, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। लाइसोसोम खुद कहाँ से बना? गोल्गी बॉडी से बना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन? जो कि 4 एंजाइम बना रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह सब टूटेगा। ये चारों एंजाइम तुम्हें याद होने चाहिए, तुम्हें लाइसोसोम याद होना चाहिए, तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि लाइसोसोम कहाँ कैसे सिक्रीट होगा कब, ठीक है। इसमें इस तरह की डायग्राम्स बना के सवाल पूछ लो, ठीक है। इसका बाकी का एलिमेंट भी न्यूक्लियस से भी रिलेट किया है। न्यूक्लियस है, इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद लगे हुए राइबोसोम्स को अपना मैसेंजर आरएनए दिया, उस मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन बनाया, सही है। वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडीज को दिया गया, उन्होंने वेसिकल में पैक किया, पैक करके या तो बाहर फेंका, या तो हो सकता है कि वो अंदर भी इसको रप्चर कर दें, ताकि अगर अंदर ही किसी को मारना तो अंदर भी मारा जा सकता है। समझ में आया? ओके गुड, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। अब मुझे एक बेटा P1 P2 दोनों वाली एक काम करो, इट्स 2:35, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2:45 या 2:50 तक 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 3 बज जाएंगे, 4, 1 घंटा 15 मिनट होगा, हाँ सही है। 2:50 तक का ब्रेक ले लो एंड विल कंटिन्यू एट 2:50, 15 मिनट, ठीक है। इनफ है, नमाज पढ़नी नमाज पढ़ लो, चल फिर लो। किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो 15 मिनट का छोटा सा नैप भी ले सकते हैं, है ना। अच्छा भाई देखो, अगला ऑर्गेनील आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, सही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक आउटर स्मूथ कवरिंग होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये इनफोल्डिंग्स बेसिकली कहलाती है आपके पास क्रिस्टेल। अली बेटा दोनों होंगे, P1 P2 दोनों होंगे, ठीक है। किसमें आपके टेस्ट में, ठीक है। अच्छा जी, now when you're talking about a mitochondria is also known as the powerhouse of the cell। हम mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहते हैं? इस वजह से because it produces energy।
एक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, जिसके अंदर वो ग्लूकोज या कोई दूसरा फूड मॉलिक्यूल तोड़ता है। ग्लूकोज या कोई दूसरा फूड मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए द बेसिक थिंग दैट यू नीड इज द एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो कि आपके पास ये प्रोसेस करवा सकें, those enzymatic structures are basically present in mitochondria। वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज है टू डू द जॉब ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर आपके पास दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान यहाँ पे स्पेस भी होता है, इसको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं, जिसका आगे चल के आप फंक्शन पढ़ेंगे कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। सही है, इसका एक काम क्या है कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। अच्छा, अब आपके पास जब प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता किस तरह से है, ये तो हमने अभी नहीं देखना डिटेल में, ये हमारे पास बाद में फिर कभी डिस्कस होगा और स्पेशली A2 के अंदर डिस्कस होता है। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी बन रही है वो किस शक्ल में आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया से बनने वाली एनर्जी आपके पास रिड्यूस NAD की शक्ल में आती है, रिड्यूस FADH2 की शक्ल में, मतलब रिड्यूस FAD की शक्ल में आती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जिस शक्ल में आती है उसको आप कहते हैं ATP। ATP क्या है? ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक एडेनिन नाइट्रोजनस बेस एक शुगर कंपाउंड के साथ मिलके एडिनोसिन बनाते हैं, और इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, 3 फॉस्फेट आइंस लगे हुए होते हैं, 3 PO4s लगे हुए होते हैं। फॉस्फोरस स्ट्रक्चर आपके पास जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करके फॉस्फेट बनाएगा, वो 3 यूनिट्स लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं बेटा मैं अभी भी खा के आया हूं, खाए। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इट हैज गॉट द इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग है, वो इनफोल्डिंग क्रिस्टे कहलाती है। उन क्रिस्टे में एंजाइम्स एम्बेडेड होते हैं, वो एंजाइम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएंगे, या वो एंजाइम्स जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस चीज से बना रहे हैं? वो बना रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो तुम्हें यहाँ पर अगर एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना हो, ये ATP है, लेट्स सपोज हमारे पास में 1, 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो ये 1 और ये 2 फॉस्फेट रह गए, इसको कहेंगे आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें से भी आप एक फॉस्फेट मजीद और निकाल सकते हैं, ये एक फॉस्फेट रह जाएगा फिर, और एनर्जी मजीद रिलीज होगी और ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। Every time it is breaking a phosphoric acid bond, it is giving energy. In fact, इसके आगे भी तुम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बाद ये एडिनोसिन बन जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतनी भी डिटेल बहुत है हमारे, काफी है। कम एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि उस वक्त बॉन्ड फॉस्फेट और कार्बन के बीच में होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक थ्योरी, हाँ क्रिस्टल इनफोल्डिंग्स पे लगे होते हैं। एक थ्योरी इसके हवाले से दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपके पास दो ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं, दो ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कि एविडेंस दे रहे हैं या एविडेंस बन रहे हैं इस चीज का कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया है। सही, वी हैवंट बीन थ्रू दिस थिंग, बट एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी कहती है दैट डीएनए कैरी कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम अपना अलग कैरी कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए वो सर्कुलर डीएनए है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है। सही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं तुम लोगों को जरा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, दिस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल, इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम से हटके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए है, और
इसके जो राइबोसोम है वो भी 70S है। तो ये दो चीजें मार्क कर लेना, एक राइबोसोम 70S और एक प्लाज्मिड। यही दोनों चीजें आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी? प्लाज्मिड का रोल भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है, जैसे न्यूक्लियस करवाते हैं, बस वो थोड़ा सा रैपिडली करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं, क्योंकि वो एक रिंग एक लूप है। सही है। कहाँ? नहीं, बस डीएनए होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। हाँ, लीनियर का मतलब एक नॉर्मल सा डीएनए। अब उसको लीनियर कह लो, उसको स्ट्रेट चेन ऑफ डीएनए कह लो, उसको कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ डीएनए कह लो, नाम तो जो चाहे लगा लो, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं। जैसे प्लाज्मिड है, एक नाम है स्पेसिफिक, सर्कुलर डीएनए का है, एक लूप ऑफ डीएनए कहला सकता है। ये भी आपके पास एक रिंग ऑफ डीएनए कहला सकता है। सही है। तो यार एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी क्या कह रही है? एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी कहती है दैट द mitochondria carry its own circular DNA and its own 70S ribosome। तो इससे अंदाजा ये होता है एक इस बात से, फिर दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि आपके पास जो 70S राइबोसोम काम कर रहा था वहां पर और जो सर्कुलर डीएनए काम कर रहा था वहां पर, वो यहाँ पर भी करेगा। क्या काम कर रहा है वहां पर? प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पे क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। एक एलिमेंट है, एक बात है ये इसकी। दूसरी बात क्या है कि इट इज ड्राइव फ्रॉम मदर सेल। आपके पास जो डीएनए मदर का होगा वही एग्जैक्ट डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। सही है। जो the same DNA that you have got in mother cell, that same DNA is present in mitochondria, और ये अपने मदर सेल से एग्जैक्टली ड्राइव हो रहा है, यानी कि ये सेल के साथ साथ नहीं आ रहा है। इसमें वेरिएशन, इसमें जेनेटिक की जीन्स की रिकॉम्बिनेशन, अलग अलग जीन्स का मिलना नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जो डीएनए माँ के पास था वही इसके अंदर आ गया। तो इस वजह से एक थ्योरी इंड्यूस की गई कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग से ऑर्गेनिज्म है। एंडोसिम्बियॉन्ट में दूसरी टर्म आ रही है सिम्बियॉन्ट। सिम्बियॉन्ट की टर्म निकले सिम्बायोसिस से। सिम्बायोसिस इज अ प्रोसीजर in which one organism feeds upon another organism by living within it and causing no harm। कोई पैरासिटिक एलिमेंट नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सेल में रह रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, उल्टा रेस्पिरेशन करवा रहा है। तो इसको एक अलग से पूरा ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। किस थ्योरी के मुताबिक? एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, बात यहां तक भी नहीं रुकती। ये कह रहे हैं कि भाई फिर अगर आपके पास लेट्स सपोज स्ट्रक्चर मौजूद है एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी का, अगर आपके पास एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया आप रिलेट कर रहे हो, तो एक स्ट्रक्चर प्लांट में एक एक्स्ट्रा भी होता है। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी ऐसे काम करता है। लेकिन प्लांट में एक चीज और है एक्स्ट्रा, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के पास भी एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए होगा और क्लोरोप्लास्ट के पास भी उसका अपना राइबोसोम होगा। यहाँ पे आपके पास एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी जो माइटोकॉन्ड्रिया पे इंप्लीमेंट हो रही है, वो क्लोरोप्लास्ट पे भी ऐसे ही एज इट इज इंप्लीमेंट होती है। भाई क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिक प्लांट का वो भी एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। सही है। बाद में बहरहाल अब ये कितनी बात मानी जाती है कितनी नहीं, ये थ्योरी भी थ्योरी है, कोई लॉ नहीं बना, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, इसमें आपके पास आ जाता है माइक्रोविलाई। व्हाट इज माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। माइक्रोविलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ पाया जाता है माइक्रोविलाई में? स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना, वो हमेशा के हमेशा ही समझ लो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर इसीलिए बनेगा ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए माइक्रोविलाई के अंदर आपके पास जो छोटी छोटी सी इंक्लूजन्स मौजूद हैं, जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स एम्बेड हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करके दे रहे हैं,
ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर आपके पास किडनी में नेफ्रॉन में मौजूद है। यही माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के ऊपर मौजूद है। एक तो विलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके ऊपर और छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन निकल आती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंटेस्टाइन दिखाई दी है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एक इंटेस्टाइन मौजूद है। इसके अंदर थोड़ा सा हमने इसको इनलार्ज किया तो विलाई नजर आया, विलाई का एक सेल इनलार्ज किया तो हमें ये माइक्रोविलाई नजर आया। माइक्रोविलाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ये यहाँ किडनी में भी होता है। क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, हाँ हाँ, अभी तक तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास माइक्रोविलाई की ह्यूमंस में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में और बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, so the next thing that we have over here is microtubule organizing center. Microtubule क्या होता है guys? Now this is a topic जहाँ मैं चाहूँगा आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। हाँ? इससे स्पिंडल फाइबर बनेगा। होता क्या माइक्रोट्यूब्यूल? साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल। ओके गुड। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर, जो कि जगह जगह मौजूद होंगे, और जहां पे ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स मौजूद है वहां से ये फाइबर्स निकलेंगे और ओरिजिनेट होंगे और ऑर्गेनील्स को उनकी जगह पे होल्ड करके रखेंगे। क्या काम है इनका? टू होल्ड अप द ऑर्गेनील्स, ताकि आगे पीछे ना भागे ऑर्गेनील्स, अपनी जगह पर रहे। सही है। माइक्रोट्यूब्यूल के ऐसे सेल को एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल के जब आप स्ट्रक्चर इंटरनली देखने की कोशिश करते हैं तो भाई ये इस तरह से एक रैप हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, कॉइल अप हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, और एक कॉइल में आपके पास दो टिब्यूलिन नाम के प्रोटीन मौजूद है। क्या नाम है प्रोटीन का? टिब्यूलिन। एक कहलाता है अल्फा टिब्यूलिन और दूसरा कहलाएगा बीटा टिब्यूलिन। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग शो करूं तो भाई ये एक आ गया आपके पास अल्फा टिब्यूलिन, दूसरा आ गया आपके पास बीटा टिब्यूलिन। ठीक है, अच्छा जी। माइक्रोट्यूब्यूल का एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपके पास पूरे सेल में स्कैटर्ड होता है, और इसके अंदर जो एक रिंग बनता है वो उसमें टोटल 13 डायमर्स मौजूद होते हैं। 13 डायमर का एक रिंग बनेगा, फिर एक और, फिर एक और, एक और, कंटिन्यूएशन में चलता चला जाएगा, और अल्टीमेटली एंड में जाके वो एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। वो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? नो आइडिया। वो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहीं पे स्पिंडल फाइबर बना रहा है, वो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहीं पे किसी ऑर्गेनील को होल्ड करके रखा हुआ है, वो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर सेल डिवीजन में तो काम कर ही रहा है, इसके अलावा सेल की फॉर्मेशन में भी काम करेगा, सेल को बैलेंस करने में भी काम करेगा, सेल में कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी काम करेगा। ओवरऑल इसका फंक्शन आपके पास जो है वो कुछ यूं इस तरह से आ जाता है that it support or hold up the organelles, it makes the spindle fiber, it forms a shape। शेप जो भी होगा वो इसके ऐसे होगा। अगर किसी सेल का फ्लैजेला या सीलिया है तो उसको लोकोमोट करवाने में भी हेल्प करेगा एक तरह से, और सब्सटेंसेस की मूवमेंट भी करवाएगा अक्रॉस द सेल और ऑर्गन। सही है। हाँ बेटा, एक सेल में क्या पूरे सेल में होता है धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह लो, जो कि पूरे सेल में स्कैटर्ड। आप सवाल पूछो। ओह अच्छा, देखो जितने भी ब्लू ब्लू धागे हैं ये सब माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ हाँ, नहीं होता, बारीक बारीक से फाइबर नजर भी नहीं आते, माइक्रोस्कोप में भी नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन में नजर आएंगे, और वो जो स्पॉट्स बने हुए हैं वो आपके पास MTOC है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, समझ में आया? ओके गुड। इसका सवाल देखो, इसका सवाल यहाँ पर आता है स्पेशली चैप्टर 6 में, इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 6 के यूनिट से मिला के इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास स्पिंडल फाइबर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है, कंटीन्यूअस पैटर्न होता है। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से अभी स्किप भी कर, ये वाली पार्ट की डिटेल मैं आपको ऐसे चैप्टर 6 में दूंगा। हम लोग चैप्टर 6 नहीं है, सॉरी चैप्टर 5 है,
जब लोग माइटोसिस पढ़ेंगे तो फिर इसकी डिटेल पढ़ेंगे इस वक्त दोबारा, ठीक है। हम आते हैं अभी राइबोसोम पे। मैंने आपको बताया राइबोसोम क्या भाई, एक छोटी सी बॉडी है जो कि यूकैरियोट्स में 2 सब यूनिट्स की बनी हुई होती है, और इसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद होता है। तो ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो तो 80S का होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो आपके पास 70S का होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होते हैं। तो ये भी यूकैरियोटिक और ये दोनों भी यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। अब बड़ी मजे की मैथ्स है इसकी, 60 सेटबर्ग यूनिट और 40 सेटबर्ग यूनिट दोनों मिलाकर अगर देखे जाएंगे तो 80 सेटबर्ग यूनिट। 60 + 40 कितना हो गया? नहीं 100 नहीं हुआ, 80 हो गया। कितना हो गया? 60 + 80 होगा ना यहाँ पर। क्यों? सुनो, परेशान हो जाते हैं, मुझे पता है मैथ्स में 100 होता है, लेकिन बायो में 60 और 40 का मिलाना मतलब 80। बायो वाली मैथ्स नहीं आती, आ जाएगी, सब्र है। 60 यूनिट सेटबर्ग यूनिट और 40 सेटबर्ग यूनिट कब होगा? जब मेजर को माइनर से अलग करोगे और अलग अलग सेडिमेंट करोगे। तो जो मेजर यूनिट है वो 60 पे बाहर आ जाएगा, जो माइनर यूनिट है वो 40 पे बाहर आ जाएगा। जब दोनों को साथ जोड़ दोगे तो दोनों को, वैसे तो प्लस के हिसाब से नजर शायद 100 पे बाहर आना चाहिए, लेकिन दोनों क्योंकि मिल गए ना, ज्वाइन हो गए, तब उनका एक पर्टिकुलर वेट बन गया, तो वो 80 सेटबर्ग यूनिट पे बाहर आए। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या है? मेजर माइनर खुद डिफरेंट स्पीड से निकलना है, कॉम्बो बना के 80S पे निकलना, बस दैट्स इट। हाँ, कुछ हिस्सा शायद मिलने में जाया हो गया, हो सकता है, समझ नहीं। हाँ, लोग मिलके बढ़ जाते हैं, दोनों कम हो गए। ठीक है, चलें राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम क्या होता है? जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवाएगा? ट्रांसलेशन करवा के। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ट्रांसलेशन क्या होती है? जब उस मैसेंजर आरएनए के हिसाब से आप अमाइनो एसिड जोड़ते हैं। तो राइबोसोम क्या कर रहे हैं? जगह दे रहे हैं, किस चीज के लिए? जुड़ने के लिए। किसको? अमाइनो एसिड को, ताकि क्या हो सके? एक अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बन सके। उस एक लॉन्ग चेन से क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन अभी कैसा होगा? रॉ प्रोटीन होगा। फिर क्या करेंगे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करेंगे। उससे क्या होगा? उससे आपके पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। पुरानी बातें बोलना ना, इसलिए तेज से बोला, आराम से बोल लेते हैं, कोई मसला नहीं। तुम दोबारा से सुनो। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास गया, उसने बोला ये कोड है, ये वाले अमीनो एसिड बुला दो। उसने बुला लिया। किसने बुलाया? राइबोसोम। क्या किया उसने? बोला इनको चेन अप कर दिया। किसने किया? राइबोसोम। और वो क्या बन गए? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सही है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पहले बताओ, समझ में, बस इतना ही समझना। हाँ, पोस्ट ट्रांसलेशन राइबोसोम नहीं करे, नहीं करे। राइबोसोम सिर्फ ट्रांसलेशन करे। सही है, एग्जैक्टली। चलो भाई, रामीन 80 और 70 की कहानी तो बहुत पुरानी हो गई बेटा, अभी मैं बता चुका हूँ। ये 80S और 70S की कहानी राइबोसोम में। ठीक है, चलो। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट से पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? स्टार शेप बॉडी मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल में कुछ है ही नहीं, बस क्या है? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अगर देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9। ये 9 यूनिट है माइक्रोट्यूब्यूल के। ये आपके पास स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस चीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे? दे विल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ
They will make a structure of one single centriole. ये centriole क्या करता है? It helps in cell division. Okay? Done. ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? Come on, guys, जल्दी से mention करो please, yes or no. सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के अंदर इतना फर्क है कि सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट है, सही है, और 9 ट्रिपलेट्स है, सेंट्रियोल जहां वो मौजूद है वो सेंट्रोसोम, जहां वो मौजूद होगा, जहां वो जाके बैठेगा, जहां पे वो अपीयर हो, उसको खुद स्ट्रक्चर चाहिए जो उसको होल्ड कर सके। वो स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट के बाद उसको एक जगह चाहिए जहां पे बैठ के काम करे, वो जगह सेंट्रोसोम की वजह से। हाँ, 2 में डिवाइड होता है, दोबारा से बोलो। हाँ, 2 होते हैं। हाँ, हाँ, तो ये रेप्लिकेट करना जानता है ना, ये कॉपी बना लेगा ना। हाँ, नहीं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लियस के कहने पे बनाएगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो अपने आप को खुद अपनी मर्जी से रेप्लिकेट कर लेना, वो तो न्यूक्लियस के कहने पे चलता है। हाँ, अचानक से नहीं, रेप्लिकेट करके दो जाए, सही है। हाँ, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम लिख लो चाहो तो, तुम लोगों के पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ होगा। आप लोगों को कल सेंटर आना होगा, चक्कर लगेगा यहाँ से। गुड, वेरी गुड। सोच रहा हूँ कल भी बुला दूं, क्यों नहीं, उसी के लिए तो बुलाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनील। इस ऑर्गेनील के पास ग्रेना होता है जिसमें कॉइन लाइक बॉडीज एक के ऊपर एक रखी हुई है। एक कॉइन लाइक बॉडी इसकी थैलाकॉइड कहलाती है, जिसकी मेम्ब्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अंदर स्टार्च ग्लोब्यूल भी होगा, इसके अंदर स्टार्च और लिपिड के भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर होगा। ये समझने वाली बात है। Lamella is a membrane that covers many grana. Interconnected. हाँ, ये पूरा ही ग्रेना है। यार पूछा नहीं है मैंने टेस्ट बनाने वाले से कि माइक्रोट्यूब्यूल देगा या नहीं, हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। ओके, आगे चले भाई। हाँ, याद हो जाएगी। एक क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल लेयर मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड, उस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। इसके बाद वो जो फाइल एक के ऊपर एक ग्रेडियंट प्रोटॉन को जमा करना, वो जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक पाइल अप कर रहे हैं, पाइल बन रहा है, पूरा एक स्टैक बन रहा है पूरा। उस स्टैक को ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है। उसको जो मेम्ब्रेन होल्ड करती है अलग से, वो लैमेला कहलाती है। उसके अंदर जो एक यूनिट है वो थैलाकॉइड, और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं, किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अंदर पिगमेंट होते हैं, किस चीज के लिए? लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए।
ये लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस करवाएगा, इसके बाद सेल वॉल आता है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं होता क्लोरोप्लास्ट? यस और नो, जल्दी जल्दी से बताओ। दोबारा बोलो। ग्रेना, ऐसे बहुत सारे ग्रेन, सिंगुलर प्लूरल, सही है। और इसका एक यूनिट डेवलपर, ठीक है। Cell wall क्या होता है? It's the outermost covering of plant cell which is rigid and dead in nature. It is made up of cellulose. Cell wall के अंदर water cross नहीं कर सकता. Cell wall की multiple layers होती है, जैसे कि outer, middle और inner layer. Cell wall के अंदर small holes होते हैं, वहाँ से पानी क्रॉस कर सकता है. उन small holes को plasmodesmata कहा जाता है. Cell wall सबके पास मौजूद होती है, animal cell के अलावा. वैक्यूल क्या होता है? एक वैक्यूल एक बड़ी सी बॉडी होती है जिसके अंदर सैप वैक्यूल प्लांट के पास और नॉर्मल वैक्यूल, टेम्परेरी वैक्यूल एनिमल के पास होता है. ये जो आपके पास वैक्यूल होता है, इसकी कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं. इसके अंदर कोई भी मटेरियल सिक्रीशन या सेल सेल स्टोर किया जा सकता है. इसके बाद आगे माइक्रोस्कोप आ जाएगा और बाकी का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. माइक्रोस्कोप मैं सोच रहा हूँ ना करवाऊं, आएगा एक्चुअली करवा सकता है नहीं. हाँ, कैंसिलेशन. तुम लोग एक्टिवेट हो जाओ पहले जरा थोड़ा सा, फिर करवा सकता. इन हालात पे तो नहीं करवा सकता, मुरझाए हुए चेहरों, नाउमीद नजरों पे, बेयारो मददगार छोड़ो रहना. ऐसा लग रहा है किसी ने मार के भेजा जबरदस्ती पढ़ने के लिए. सर इम्यूनो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दिखा सकते हैं फोटो? क्या कह रहे हो समीर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोटो दिखा सकते हैं? नहीं. क्यों सर? कह रहा हूं नहीं. ये लो, ठीक है. सर नहीं आई. क्यों? बाकी नहीं है? हाँ जी सर, अब आ गई, 1 सेकंड देगा. श्योर. थैंक यू सर. माइक्रोस्कोप जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर अभी नहीं करोगे तो 5 पेपर वाले दिन करवा सकता हूँ. सैटरडे विल बी हैविंग अ 5 पेपर क्लास. परसों टेस्ट से पहले आई अनाउंस होता है. देखो कितने बजे ऑनलाइन रखूंगा, घर से ले लेना, मसला नहीं. संडे को टेस्ट, वही चैप्टर्स के पास होता है क्लास. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने माइक्रोस्कोप करवाया ना तो ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसको लगेगा भी आधे घंटे तक या उससे थोड़ा बहुत ऊपर ही लगेगा. और आधा घंटा तो खैर नहीं, चलो 25 मिनट लगेंगे, टाइम तो है, इतना कर सकते हैं. लेकिन बिल्कुल सैचुरेट हो जाओगे अपनी रेगुलर क्लास लेने के बाद. ओके, आपके पास 2 तरह का माइक्रोस्कोप होता है. एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के पास लो रेजोल्यूशन होती है
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास हाई रेजोल्यूशन, लाइट माइक्रोस्कोप के पास मैक्सिमम रेजोल्यूशन मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितनी होती है लाइट के पास? मैक्सिमम रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन है वो 200 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती, लाइट के पास। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी? 0.5 नैनोमीटर। रेजोल्यूशन होती क्या है? What actually is resolution? Resolution is the ability of an apparatus to distinguish between two close points. Okay, so have a look. अगर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और दूसरा लाइट माइक्रोस्कोप है तो इसमें मैग्निफिकेशन का भी फर्क आ जाएगा. It has got low magnification, this one has got high magnification. भाई लो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? कितनी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गई? 1500. यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 250,000. क्लियर है यहाँ तक? Okay, good. If I have to discriminate between 2 points, मैं काम करूँगा. देखो मुझे अंदाजा है इस पर बहुत मुश्किल हो जाएगा माइक्रोस्कोप में एक कहते हैं ना ये हालात करना. हमारे लिए तो आसान है, बाकी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर मैंने ये 2 पॉइंट लगाए तो नजर आ रहे हैं 2 पॉइंट? नहीं नजर आ रहे हैं. अब नजर आ रहे हैं 2 पॉइंट. कितने पॉइंट है ये? Are you sure ये 2 पॉइंट है? एक ही है. क्या अभी पॉइंट्स बढ़ गए? अभी 2 पॉइंट्स इसमें अलग अलग नजर आ रहे हैं. डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन हाई. वही पॉइंट पे देखना जो हमने लगाए थे. क्या वो 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं? 2 अलग अलग पॉइंट नजर आ रहे हैं. इसकी रेजोल्यूशन का ठीक है. अगर मैं इसको इंक्रीज करता, देखो अभी आइए तो रेजोल्यूशन क्लियर कर देती है ना मशीन. ये अभी भी 2 पॉइंट अलग अलग नहीं नजर आ रहे. सही है. मैंने क्या किया, मैंने इसको यहीं से इंक्रीज. अभी भी 2 पॉइंट अलग अलग नजर आ रहे हैं? नहीं, एक ही लग रहा है ना. रेजोल्यूशन क्लियर नहीं है. मैं जैसे इसको छोड़ूंगा स्क्रीन को, अब नजर आ रहा है. दिस इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स. पिक्सेल्स होते हैं ना पिक्चर के, वो रेजोल्यूशन से बनाया जाता है. जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतने ही छोटे साइज के पिक्सल बनाएगा. कितने छोटे साइज के बना रहे हैं यहाँ पे? 0.5 नैनोमीटर के बना रहे हैं. यहाँ पर कितने के बना रहे हैं? 200 नैनोमीटर का एक बना रहे हैं. अब फर्क समझ में आ रहा है? दैट्स द डिफरेंस. मैग्निफिकेशन क्या है? यही चीज कितनी मैक्सिमाइज कर सकता है. अब ये इतना मैक्सिमाइज कर सकता है, इसके आगे मैं इसको मजीद नहीं स्ट्रेच कर सकता. सही है. साइज पे डिपेंड कर रहा है. यही चीज जो कि तुम्हें इस वक्त हो सकता है कि तुम इसका साइज निकालने जाओगे तो ये ऑन स्केल तुम्हें 1 सेंटीमीटर की मिले. सही है. लेकिन अब यही चीज ऑन स्केल तुम्हें 1 मिलीमीटर से भी कम की नजर आ रही है. यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज मैग्निफिकेशन. जब उसी को जूम इन और जूम आउट करते हुए आप इसका साइज ले लें.
हाँ, तो कितने साइज तक जा सकते हैं? रेजोल्यूशन इज कि साइज तो बड़ा कर लिया, तो 2 पॉइंट्स अलग अलग नजर आ रहे हैं या नहीं, तो 2 अलग थे, दैट इज रेजोल्यूशन। यहां पर तुम्हारे पास डेड स्पेसिमेन यूज होगा, जिंदा यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो मॉइस्चर यूज। अब एक बड़ा मसला ये भी है कि जो स्पेसिमेन यूज करोगे उसको सस्पेंडेड रखना पड़ेगा, उसको कहीं पे रख नहीं सकते, कोई जगह नहीं है उसको रखने की। और एक बड़ा मेजर इशू ये भी है कि उसकी गोल्ड प्लेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, गोल्ड प्लेटिंग एग्जैक्टली लिखना जरा मुनासिब नहीं होगा, आप इसको कह रहे हैं कि उसकी मेटल प्लेटिंग, उसके ऊपर मेटल रैप करना पड़ेगा, इतने से उसको मेटल लगाना पड़ेगा, जरूरी है ताकि इमेज आए, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉन बीम से इमेजेस ले रहे हैं, इस वजह से। अब इसके अंदर फिर 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक स्कैनिंग और एक ट्रांसमिशन। चलो टाइप्स के बाद में जाएंगे। यहाँ पे तुम मॉइस्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम लिविंग भी यूज कर सकते हो स्पेसिमेन। यहाँ पे तुम्हें ग्लास लाइट पे रखना है, तुम उसके अंदर स्टेन लगा सकते हो। यहाँ पे जो पिक्चर आती है वो होती है आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे आपके पास कलर पिक्चर आ जाएगी स्टेन की वजह से। ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है ये चीज है। हाँ हाँ, ये भी आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है दैट इसको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, ये इजी टू कैरी। ठीक है, ये बताओ समझ में आया? और आई गेस लेट्स कीप द सेल टॉपिक टिल हियर, लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तक, क्योंकि इसके आगे जाना अब वो जंप कर जाए, मतलब मैग्निफिकेशन एंड थिंग्स तो इसको कैलकुलेट करने कर लोगे नहीं? करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, मैं ग्रुप पे मैसेजेस कर दूंगा, जो भी टाइम पे क्लास हो प्लीज ले लेना आप सब, ताकि मैं आपको माइक्रोस्कोप का जो मेन पार्ट है वो करवा सकूं। सही है, हम लोग अभी स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स देखेंगे कैसी होती है, और मैग्निफिकेशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास नहीं रहते हैं, हम एक ब्रेक और ले लेते हैं, लाइक 3:43 या पता नहीं 3:45 हुआ है, तो 4:05 तक या 4 बजे तक स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, डन। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।